नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं बुरहान वानी और खास तौर से उन तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर्स और अवार्ड वापसी गैंग के बारे में जो लोग तमाम छोटी छोटी बातों पर एकजुट हो गए थे, हंगामा मचाया था। और इसमें खास तौर से आपत्ति वाली बात ये थी कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई थी। आज सवाल पूछा जा रहा है कि उमर खालिद को जब बाहर भेजा गया, जब उसको बेल दी गई, तो आपको बता दें कि शर्तें कुछ रखी गई थी। उन तमाम शर्तों का उसने उल्लंघन किया है। जिस तरीके से बुरहान वानी के पक्ष में फेसबुक पोस्ट लिखकर उमर खालिद ने तमाम चीजें लिखी हैं, हालांकि उसके बाद तुरंत उसे डिलीट भी कर दिया। उसके बाद एक और पोस्ट लिखी, वो भी विवादास्पद है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज हम सवाल कर रहे हैं कि वो तमाम लोग आखिर हैं कहां, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बहुत ज्यादा अवार्ड वापसी करने में विश्वास रखते हैं, तमाम चीजों को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। क्या बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जिस तरीके से उमर खालिद उसका पक्ष ले रहा है, उसके बारे में अब क्या खुलकर कुछ कहेंगे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लें। 10 लाख के इनामी आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर पर जेएनयू छात्र और देशद्रोह का आरोपी उमर खालिद फूट फूट कर रो रहा है, जिसके लिए कश्मीर में पाकिस्तान परस्त हिंसा करने के साथ ही सुरक्षा बलों को अपना निशाना बना रहे हैं। और इसकी आग में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जेएनयू देश विरोधी नारा कांड का आरोपी उमर खालिद आतंकी बुरहान वानी का पक्का समर्थक है। ये वही उमर खालिद है जो जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का नंबर 1 समर्थक है। और दोनों पर जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप हैं। इसलिए देश के दुश्मन रहे आतंकी बुरहान वानी के लिए उमर खालिद ने अपने फेसबुक पेज पर अपने दिल का हाल शब्दों में उड़ेला है। उमर खालिद ने AK-56 हवा में लहराने वाले बुरहान वानी की तारीफ में कशीदे पढ़े, जैसे कि आतंकी रहा वानी उसका गुरु हो। इसके बाद देशभक्तों की फौज ने देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद की कड़ी आलोचना की। कहा कि उमर खालिद, वो सब कुछ वापस करो जो हमने तुम्हें पिछले 60 सालों में दिया। लोगों की आलोचना के बाद देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद ने आतंकी बुरहान वानी के समर्थन में किए अपने विवादित पोस्ट को फेसबुक से हटा दिया। उमर खालिद की आलोचना करने वालों में कई देशभक्त मुस्लिम भी हैं। इन सब के बीच भारत में सक्रिय रहे धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार पुरस्कार वापसी गैंग ने अप्रत्याशित रूप से चुप्पी साध रखी है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और फिलहाल कहीं चुनाव भी नहीं है। इसीलिए अवार्ड वापसी गैंग मोदी राज में असहिष्णुता का राग अलापना भूल गई है। लेकिन जिस तरीके से देश की राजधानी में रहकर देशद्रोह का आरोपी उमर खालिद आतंकी बुरहान वानी के पक्ष में लिखता है, ये वाकई सरकार और देशभक्तों के लिए शर्म की बात है। कानून के मुताबिक दिल्ली पुलिस को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि देश के साथ गद्दारी करने वाले पाकिस्तान परस्त केवल कश्मीर ही नहीं, बाकी देश के लिए भी खतरा है। क्योंकि उमर खालिद दिल्ली में रहकर कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की गंदी जुबान बोल रहा है। ये उस बड़ी चिंता की तरह है जैसे आतंकी बुरहान वानी जैसे कि जनाजे में इतने ज्यादा लोगों का जाना। ऐसे लोगों से देश की सरकारों के साथ ही देश की पुलिस और भारतीय सेना को सख्ती से पेश आना चाहिए। और हमें धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदारों, अवार्ड वापसी गैंग के मंसूबों से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। कुमार मैन, सुदर्शन न्यूज। तो बुरहान वानी को मार गिराया गया। और आपको बता दें कि बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जिस तरीके से तमाम लोग निकलकर सामने आए, हालांकि पक्ष लेने वाले लोगों की संख्या कम है, जिसमें उमर खालिद का नाम भी है। किस तरीके से बुरहान के पक्ष में उमर खालिद ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी, हालांकि जब लोगों ने आलोचना करना उसकी शुरू की तो उसे डिलीट भी कर दिया गया। जरा देखिए कि लिखा क्या था उमर खालिद ने।
जेएनयू विवाद से सुर्खियों में आए उमर खालिद ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने को लेकर सहर उगला है। वानी 10 साल का इनामी आतंकी था। उमर खालिद ने आतंकी बुरहान वानी को क्रांतिकारी और हीरो बताते हुए कहा कि बुरहान वानी मौत से नहीं डरता था, बल्कि कैदियों वाली जिंदगी से उसे नफरत थी। अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए उमर खालिद ने उसे भारत के दुश्मन आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया। आतंकी के पक्ष में देशद्रोह का आरोपी उमर खालिद, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं होगा अगर मेरे मरने के बाद कोई मेरी बंदूक उठा ले और गोली चलाना जारी रखे। चे गुवेरा के ये शब्द हैं, लेकिन बुरहान वानी के भी हो सकते थे। बुरहान वानी मौत से नहीं डरता था, वो गुलामी की जिंदगी से डरता था। अपनी पोस्ट में उमर खालिद ने आगे लिखा है कि वो इससे नफरत करता था। वो एक आजाद इंसान की तरह जिया और एक आजाद इंसान की मौत भी मरा। तुम ऐसे लोगों को कैसे हराओगे जिन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया हो? तुम्हारे अरमानों को ताकत मिले बुरहान। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार मयंक, सुदर्शन न्यूज। तो बुरहान वानी के पक्ष में ये तमाम चीजें उमर खालिद ने लिखी थी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब तमाम लोगों ने उसकी आलोचना करना शुरू किया तो इस फेसबुक पोस्ट को उसने डिलीट भी कर दिया। उसके बाद उसने क्या लिखा ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा शुरू कर लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जे.आर. शरण हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर एस.के. दत्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसी के साथ जितेंद्र खुराना जो कि हिंदू जागरण अभियान से हैं, और मेरे साथ एबीवीपी के ज्वाइंट सेक्रेटरी सौरभ शर्मा भी हैं। आप चारों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी सौरभ शर्मा, जिस तरीके से उमर खालिद को जब बाहर भेजा गया था जेल से, कोर्ट ने किन किन शर्तों को रखा था हम सब जानते हैं। क्या एक बार फिर से उल्लंघन नहीं किया गया है उमर खालिद की तरफ से इन शर्तों का? जी जरूर। जब से वो जेल से बाहर आया तब से उस जेएनयू कैंपस में आके आतंक जैसा माहौल वो मचा रखा है। कभी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलता है, कभी हम लोग के खिलाफ बोलता है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट बुरहान वानी की मृत्यु के बाद जो उसने स्टेटमेंट दिया है, तो यह कोई नई बात नहीं। इसके पहले भी वो इस कैंपस में ऐसे काम करते हैं, चाहे अफजल गुरु का हो चाहे याकूब मेनन का हो। और आज ये लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक हैं। हमारे देश के लिए सबसे बड़े ये खतरे के रूप में है। ये ऐसे जेएनयू जैसे से अच्छे संस्थान में आके ये एक ऐसा ग्रुप तैयार कर रहे हैं कि जो देश के खिलाफ खुद लड़े। आज ज़रूरत है हम युवाओं के हाथों में कि ये पढ़ाई होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, उसके साथ साथ स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे झंडे होने चाहिए जो कि हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ें। लेकिन ये लोग एक ऐसा हमारे यंग जनरेशन का माइंड वॉश करके उनके हाथों में बंदूक थमाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का मेरे हिसाब से हस्त्र एक आतंकवादी जैसे होता है उनका होना चाहिए। और ऐसा इनका जगह हमारे सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। इनका एक ही जगह है, वो है जेल के पीछे। ठीक है, जे.आर. शरण जी, जिस तरीके से बुरहान वानी के पक्ष में उमर खालिद ने तमाम चीजें लिखी हैं, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर आदमी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिल्कुल, ये उनका व्यू था, उन्होंने लिखा। इसमें इतनी बयानबाजी और इतनी कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं है। नहीं, कंट्रोवर्सी ये है कि एक आतंकवादी को आप हीरो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो वर्ड उसने कहीं नहीं यूज किया है। आप चाहिए आप अपना उसका फेसबुक का जो वो है आप दोबारा दिखाइए, कहीं हीरो लिखा इससे ज्यादा और क्या हीरो वर्ड नहीं है, दिखाइए हीरो वर्ड नहीं। एक सेकंड में दिखा देती हूँ आपको, हीरो वर्ड नहीं। मैं फेसबुक पोस्ट फिर से दिखा देती हूँ, लेकिन क्या उससे ज्यादा वो और किस तरीके से डिस्क्राइब कर पाते एक हीरो को? देखिए, आप जर्नलिज्म में है, एक एक वर्ड माने रखता है। बिल्कुल, हीरो वर्ड नहीं लिखा है तो हम उसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? एक दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका थॉट है। आप एक 1 मिनट लेट मी कंप्लीट। हाँ। और एक तो है कि आप 56 इंच की सीना लेके दिखाने चले थे कि पाकिस्तान को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। यही मुंह तो आज अगर आप पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए रहते तो जम्मू कश्मीर में होता नहीं। और ऊपर से आपने, इस सरकार ने पुलिस और सेना दोनों के पीछे हाथ बांधकर और उसका कहता है कि इनके सामना करो। ये बहुत गलत है। आप फ्री हैंड तो दीजिए। हमारी सेना और हमारे पुलिस में इतनी ताकत है कि ये 1 घंटे में कंट्रोल कर दे। ये 3-3, 4-4 दिन बवाल हो ही नहीं। ये तो सरकार जो है केंद्र में और जम्मू कश्मीर में, ये दोनों मुझे लगता है कि बिना रीढ़ के सरकार है। रीढ़ की हड्डी अगर होती तो 1 सेकंड का काम है। क्या इस देश का सरकार या इस देश का गृह मंत्री इतना वीक है
कि किसी एक छोटे से स्टेट में एक छोटा सा प्रॉब्लम उनसे टैकल नहीं किया जा सकता है? प्रॉब्लम कैसे टैकल करें? इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स लोग भी तो हमारे ही देश में रह रहे हैं ना। देखिए, क्रिटिसिज्म होगा। क्रिटिसिज्म किस तरीके से, किस लेवल पे जाके? जया शरण जी, किस लेवल पे क्रिटिसिज्म होगा? क्रिटिसाइज हुए थे, लेकिन देश की, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी क्रिटिसाइज हुए थे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे तो क्रिटिसिज्म का मतलब क्या कि आप किसी भी आतंकवादी का उस लेवल तक जाके पक्ष लेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के आधार पर आप पक्ष में हो जाएंगे? मैं भी टेररिज्म के खिलाफ हूं, लेकिन आप टेररिज्म को टेररिज्म की तरह नहीं ले रहे हैं। आप उसको आप भी उसकी राजनीतिकरण कर रहे हैं। दिक्कत ये है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। किस तरह से राजनीतिकरण आपको नजर आ रहा है? आप पुलिस को और आर्मी को क्लियर हैंड नहीं दे रहे। 1 घंटे में हमारी आर्मी शांत कर दे। नहीं, आप कह रहे हैं या तो क्लियर हैंड दे दें, पाकिस्तान के आर्मी को भगा सकते हैं, तो देश के टेररिस्ट क्या हैं? या तो क्लियर हैंड दे दें, उनकी मां की दूध याद दिला देंगे हमारे देश के नौजवान। यानी कूटनीति सरकार तय न करे, ये भी हम ही तय कर लें? नहीं, जितेंद्र खुराना, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं या नहीं चाहते, आप उसकी राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं तो अलग बात है। जितेंद्र खुराना, जयशंकर जी की 2 बातें, एक बात से मैं असहमत नहीं हूं, एक बात से मैं सहमत हूं। पहली बात जो उन्होंने कही कि हीरो शब्द का प्रयोग नहीं किया, देखिए उस व्यक्ति वो उसमें प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा में जरूरी नहीं है वो हीरो ही लिखे, वो प्रशंसा करने में उसको हीरो बना रहा है। ठीक है, वो कहता है मैं लेफ्ट हूँ, वो चे गवेरो का उदाहरण देता है, उसको लीडर मानता है, उससे तुलना करता है, ये प्रशंसा है। वो इसको हीरो बना ही रहा है। कारागार में हालांकि वो व्यक्ति कहता है कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो लेफ्टिस्ट है, वो जिहादी ही है। अभी पीछे उसकी फोटो सर्कुलेट हुई थी जिसमें वो इफ्तार पार्टी जो थी वो उसमें हुआ था। मुझे नहीं लगता किसी दुर्गा पूजा में कभी उसने, अगर वो लेफ्टिस्ट इंडिपेंडेंट है, दुर्गा पूजा या रामनवमी के कार्यक्रम में दुर्गा गाली देता है, उसमें कहाँ आएगा वो? ठीक है, तो वो इफ्तार पार्टी में था। तो मेरा ये कहना है कि वो उसने हीरो तो बनाया, प्रशंसा तो करी, लेकिन उसका एक बयान था जब 9 फरवरी की घटना थी, तब ये सब लोग गायब हो गए थे और कुछ दिनों बाद जब ये बाहर आए तो आपने जो वीडियो दिखाई है वही वीडियो है। उसमें वो बोल क्या रहा है? उसने कहा साथियों मेरा नाम उमर खालिद है एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। अभी वो टेररिस्ट का साथ दे रहा है। अब इज ही ए टेररिस्ट और नॉट? इज ही ए टेररिस्ट? अगर टेररिस्ट का साथ देना टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म नहीं है तो क्या है? दूसरी बात इन्होंने कही कि पुलिस को और आर्मी को फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। जो हमारी आर्मी ने 25 लोग मारे हैं, मेरा मानना है 2500 मारे जाने चाहिए थे, थोड़ा फ्री हैंड और दिया जाना चाहिए था। 2500 मारे जाते तो हमारी समस्या बहुत तक सॉल्व होती। 25 में मुझे मजा नहीं आया। मैं नेशनल पे कह रहा हूं। नहीं, ये मजाक के लिए कम से कम ये काम नहीं हो रहा है। आप मुझे बोलिए ना, मुझे मैं आप ही को बोल रही हूं, देशद्रोहियों मैं किसी और को नहीं बोल रही, मैं आप ही को बोल रही हूं। को अगर अपने फ्री हैंड, वाकई फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। फ्री हैंड की बात से सहमत हूं, लेकिन ये मजे के लिए नहीं किया गया है। निकाल के लाओ जितेंद्र खुराना जी, मजे के लिए नहीं किया गया। समस्या निपटे इसके लिए जरूरी है कि फ्री हैंड किया जाए। इन्होंने फ्री हैंड ही कहा ना। अब उमर खालिद को भी तो अरेस्ट किया जाना चाहिए, इसके लिए फ्री हैंड चाहिए। एग्जैक्टली, फ्री हैंड चाहिए। फ्री हैंड चाहिए ना। और दिल्ली पुलिस को भी फ्री हैंड चाहिए। जब परमिशन लेने की जरूरत बाहर पड़ जाती है जेएनयू के बाहर रहते हुए, थोड़ा और फ्री हैंड देने की जरूरत है। जितेंद्र, अच्छा ठीक है, मेरा सवाल ये है मिस्टर दत्ता, यहाँ इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं। जेएनयू के अंदर उमर खालिद और कन्हैया कुमार हैं, उनको अंदर गिरफ्तार करने जाने से पहले कितनी तरह की परमिशन, कितनी तरह के प्रोटोकॉल को निभाना पड़ता है? किस तरह के फ्री हैंड्स की हम बात कर रहे हैं? वहीं राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, तमाम लोग फिर से हंगामा मचाने लगते हैं कि किस लिए गिरफ्तारी आप कर रहे हैं। किस तरह के फ्री हैंड की हम बात कर रहे हैं अभी? शशि, में जेएनयू के जो पिछले घटनाएं हैं वो सब घटनाओं पे जाके अभी जो महत्वपूर्ण घटना और जिसके चलते जिस हिसाब से पूरा आग लगा हुआ है जी, उसका समीक्षा करना मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि पिछले घटनाओं को लेकर तमाम समीक्षाएं हुई हैं और वो ही दोबारा वो बातें दोहराया जाएगा, तो इसलिए मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाहता हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जेएनयू का जो एंगल है उसके परिपक्ष में भी मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ और 4 साल तक मैं पढ़ा हूँ। अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है। पर उस पे आने से पहले आज जो कुछ हो रहा है कश्मीर में और जिस हिसाब से एक रक्तपात पूरा लहरा रहा है कश्मीर के अंदर, उसका समीक्षा करना बहुत आवश्यक है। और उसके समीक्षा के लिए बुरहान का जो मौत, जो एनकाउंटर पे मारा गया है और उसके बाद जिस हिसाब से सिचुएशन अनफोल्ड हुई है, और उमर खालिद का जो ट्वीट है उसको जोड़ते हुए पूरा जवाब देना चाहूँगा। और शायद मेरे मित्र शरण ने जो बात उठाई उसका भी जवाब इस जवाब से मिलेगा। ठीक है।
पहली बात यह है कि हीरोइज्म का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अगर बिल्ली को बिल्ली बोलो तो बिल्ली हो जाता है। बिल्ली को बोलने का बहुत सारा तरीका होता है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन भी कर सकते हो और दर्शा सकते हो कि वो बिल्ली है। दूसरी बात यहाँ पे ये है, 2-3 महत्वपूर्ण शब्द मैं खालिद का जो पूरा ट्वीट है उसका मैं उल्लेख करता हूँ और आपके चैनल में रखता हूँ, क्योंकि कल जब ये मुद्दा आया था बहुत सारे चैनलों पे मैं इस मुद्दे पे गया हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसने फेसबुक पे लिखा क्या है। ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, इंडियन आर्मी, ऑक्यूपेशनल फोर्सेस ओवर पीपल हु डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो लोग वहां पे आजादी मांगते हैं या फिर आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके ऊपर ऑक्यूपेशनल फोर्सेस जिस हिसाब से दहशतगर्दी फैला रहा है उसके खिलाफ था बुरहान। फिर उसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने जो दहशतगर्दी फैला के रखा है कश्मीर के ऊपर, उसके विरोध में था बुरहान। और तमाम इस तरह की बातें उसने लिखा है और लिख के फिर उसने कहा है कि वो एक आजाद सोच का इंसान था, आजाद जिंदगी जीना चाहता था और आजाद जिंदगी के लिए वो मरा है, कुंठित जिंदगी वो जीना नहीं चाहता था। और गुवियरा के साथ, चे गुवियरा के साथ कहीं ना कहीं पे उसने कंपैरिजन किया। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल फोर्सेस? फ्री कश्मीर ऑक्यूपेशनल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? आप अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हो, इंडियन संविधान को आप अगर मानते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते हो, तो नेचुरल है कि इंडिया के जो 3 जो स्तंभ है, आर्मी, एयरफोर्स और आपके नेवी, उनके जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो काम करते हैं देश का संतुलन बरकरार रखने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार रखने के लिए, उसको आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो और उस पर आप अगर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो तो अपने आप में आप सीडिशियस हो और देश के विरोध में हो और आप सीडिशन का काम कर रहे हो। और जो लोग प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सीडिशन का समर्थन करते हैं वो भी उतना ही सीडिशियस होता है, मेरा मानना है। और भारत के संविधान में ये क्लियर उल्लेख है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ आपके इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का मतलब ये नहीं है कि आप भारत के संविधान को चोट पहुंचाओ, भारत के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चोट पहुंचाओ और भारत के जो तमाम जितने सारे नेशनल इथोस है, नेशनल आइडेंटिटी है, नेशनल सिंबल्स है, फ्लैग हो, एम्ब्लेम हो, तमाम जितने सारे चीजें हैं, उन सब पे आप अगर प्रश्न चिन्ह उठाते हो और उनको आप अगर विवादास्पद करने की कोशिश करते हो तो आपकी फ्रीडम वहीं पे खत्म हो जाता है और फिर आपके ऊपर राकुसा का कानून लगना चाहिए। आपके ऊपर जो स्टेट के विरोध में जो काम करते हैं ट्रीजन की कानून लगना चाहिए। और जो लोग इन सब लोगों को समर्थन देते हैं इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन द नेम ऑफ लिबर्टी एंड इन द नेम ऑफ फ्रेटर्निटी, वो लोग भी उतना ही सीडिशियस होता है। मेरा मानना है कि केवल यहाँ पे बुरहान की बात नहीं है या फिर खालिद की बात नहीं है, यहाँ पे तमाम जितने सारे बुद्धिजीवी लोग जो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पे समर्थन देते हैं, ऐसे जितने सारे यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर इस तरह की तालीम पढ़ाया जाता है, उन पे भी उतना ही जांच होना चाहिए और उन पे भी उतना ही कार्रवाई होना चाहिए। जहां बात आती है कश्मीर की, मैं इस बात से सहमत हूं कि हाँ, कश्मीर में जिस तरह का स्थिति बना है वो स्थिति एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के अंदर उसको संतुलित नहीं किया जा सकता है। कल मैंने तमाम जितने सारे चैनल है और मैंने सोशल मीडिया पे, फेसबुक या फिर गूगल या फिर ट्विटर वगैरह में मैंने 2 चीज के बारे में मैंने कहा है और गुहार लगाया है भारत सरकार से। पहला यह है कि कश्मीर में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए और इंटरनल इमरजेंसी के साथ साथ सीधा इंडियन आर्मी को सौंप दीजिए। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है 6 महीने तक अगर आप सौंप देंगे या फिर 3 महीने तक आप सौंप देंगे, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि अगर फ्री हैंड अगर इंडियन आर्मी को दिया जाता है, अपने आप में सारे चीजें संतुलित हो जाएगा। और कश्मीर के जितने एक्सटेंशन काउंटर है, जैसे कुछ लोग जेएनयू के अंदर या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो काम करते हैं या फिर इलाहाबाद में या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी में करते हैं, उनके ऊपर भी ऐसा ही नकल कसने की आवश्यकता है। आज अगर नहीं करेंगे तो कल देश नहीं बचेगा। इतना आसान लगता है आपको? फिर मेरा वही सवाल कि क्या इतना आसान है इन तमाम चीजों पे? इतना आसान नहीं है पर नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के जितने सारे और कन्हैया कुमार को आपने सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स, ये लोग जब
सही हो जाएंगे ना और बैकबोन लेके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग उसको अगर सही दिशा में अगर बोलना शुरू करेंगे और इस तरह की लीपापोती नहीं करेंगे तो देश के जितने सारे समस्याएं हैं सारे समस्याओं का समाधान अपने आप ही निकल जाएगा, समाधान हो जाएगा और निकल जाएगा। और सबसे दुख से ये कहना पड़ता है कि ये लीपापोती की बात या फिर गुमराह करने की बात या फिर मतलब मेन मुद्दा को भटकाने की जो काम होता है ना, ये सारे जितने सारे सो कॉल्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हमारे देश के करते हैं। भारत के अंदर इनको मौका मिलता है ये सब करने का। चीन में अगर किए होते या फिर अमेरिका में भी अगर किए होते तो इनको वही जगह दिखाया जाता जहां वहां के कानून दिखाते हैं। ग्वाटेमाला बे पे या फिर तिब्बत के अंदर जो कुछ हुआ है या फिर आपके शरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उससे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ इतना आसान है? आपको राहुल गांधी का वो बयान याद नहीं है जिससे पहले जेएनयू पहुंचकर उन्होंने क्या क्या कहा था? कहा यह गया था कि तमाम जो टेप जारी किए गए चैनल्स ने जो दिखाए वो टेम्पर्ड हैं, वो डॉक्टर्ड हैं। बाद में वो एसएफएल रिपोर्ट्स जब सामने आई तो साफ हुआ कि नहीं, उनसे छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मेरा सवाल ये कि हम ही तो अपने दुश्मन है ना, क्योंकि हमारे ही बीच में से इतने सारे लोग निकल के आ जाते हैं, कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पे, कभी सेक्युलरिज्म के नाम पे। इतना हंगामा कि उसके बाद किसी भी तरह का कोई स्टेप लेना कितना मुश्किल हो जाता है। पहले आप जवाब दें मिस्टर दत्ता। मैं समझता हूं कि शशि इस पे हमें गौर करने की बहुत आवश्यकता है और सारे चीजों की रीडेफिनेशन होना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्यपूर्ण इस देश की जो इतिहास है आजादी के बाद एक पार्टिकुलर विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा गया है और मैं जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं रखता हूं ये कहते हुए कि कांग्रेस की लगभग 60 साल तक वर्चस्व रहा है इस देश के राजनीति में और कांग्रेस के हिसाब से पूरा इतिहास लिखा गया है, उसको उस हिसाब से मोड़ा गया है, उस हिसाब से तोड़ा गया है और उस हिसाब से लोगों के सामने लगातार इंडोक्ट्रिनेशन किया गया है। आज जो इतना ज्यादा रिपेल इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो आपके अवार्ड वापसी हो, चाहे वो आपका प्रदर्शन करना, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे गोष्ठियां सम्मेलन पूरे देश भर में करना, इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले बार इनको वो जो एक कैमोफ्लेज जो एक इतिहास इन लोगों ने तैयार किया था जो झूठ पे आधारित था, उस कैमोफ्लेज इतिहास पे सीधे वे में चोट पहुंच रहा है क्योंकि असलियत सामने आ रही है और इनकी जो पोल पट्टी है, इनकी जो दुकानें चल रही थी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जिससे पैसा मिलता था इन लोगों को, वो सारा चीजें बंद हो चुकी है। ठीक है जी, आर शरण से जवाब ले लेते हैं जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब पाकिस्तान फ्लैग जम्मू एंड कश्मीर में इतनी बार मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं सबसे ज्यादा बार इस 2 साल के अंदर वहाँ पाकिस्तान फ्लैग आईसिस का भी एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? आप जब कुछ होता है, जब आग सुलगता है उस समय तो आप सो रहे हैं, जब आग बहुत ज्यादा हो गया तो आप चिल्लाने लगे और छाती पीट रहे हैं कि अरे नहीं मेरे देश के खुद लोगों ने आग लगाई है, अब मेरे लोग नहीं आके आग लगाई है। ऐसा नहीं है। आप जब आग सुगलता है या माचिस की कोई उठाए उसी समय उसको खत्म कर दीजिए ना। आप कंट्रोल, आप फेलियर है। अपने फेलियर को छुपाने के लिए लोग ये कहने को आज कर रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट, अरे स्टूडेंट मूवमेंट नहीं होता तो इंडिया कहां होता? अगर कांग्रेस को किसी ने उखाड़ फेंका तो उस समय भाजपा का नामो निशान नहीं था, जेपी आंदोलन ने उखाड़ फेंका था और इसी स्टूडेंट आंदोलन था वो। और स्टूडेंट का आप मुंह बंद मत कीजिए, स्टूडेंट सच्चाई बोलता है, यूथ ब्रिगेड है और केवल राइटिस्ट मूवमेंट के। और एक सेकंड मुझे कंप्लीट, मैं आप बोल रहे थे, आप लोग बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। ठीक है, अगर आपको बोलना है तो बोल लीजिए। नहीं, ठीक है। और आजकल सबसे बड़ा बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक वर्ग टीवी चैनलों पे बैठ जाते हैं और आपस में चिल्ला के पूरा डाइवर्शन कर देते हैं मुद्दे को। मैं वो नहीं चाहता। अगर आपको बोलना है बोल लीजिए। मैं आपकी बात इसलिए अकेले बोलिए, फिर जरा अपने शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जी नहीं, मैं अपने शब्दों को बहुत अच्छी तरह से नाप तोल के बोल रहा हूं, चिंता ना बात पूरी करें जी। और 69 ईयर्स हो गए इंडिया इंडिपेंडेंस को। आप एक जम्मू कश्मीर का, आप सबसे ज्यादा फॉरेन घूम रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इस देश में इतना बड़ा अगर प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देते, उसको सोल्यूशन निकालते। आप क्यों नहीं करते? उसको आप तो दिखाई नहीं देता। आप झूठ मूठ के जो नौजवान आवाज उठा रहे हैं या वो एक फोर्स बन रहे हैं, उनको आप तोड़ना चाहते हैं। आप क्या किसी रिसर्च को या किसी देश की भलाई के लिए आप सोशल सेक्टर में 40% की कटौती करते हैं अपने बजट में? एक शरण जी, मुझे कंप्लीट कर लीजिए, बीच में सवाल पूछना पड़ेगा ना। फिर
मतलब जब तक जम्मू कश्मीर का समस्या पूरी तरह से नहीं सुलझती, विदेश नहीं जाना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। जाइए, मैं मना नहीं करता हूँ, और इसको भी इस तरह प्रायोरिटी के दीजिए ना। तमाम इस तरह राहुल की सरकार विचार की मुझे प्रायोरिटी इस बता तरह दीजिए की कि सरकार ने विचारधारा क्या के किया। लोग तो इस राहुल तरह की गांधी- विचारधारा के लोग खुलकर तमाम चीजें बोले, क्योंकि वो छात्र हैं, छात्र आंदोलन होना बहुत जरूरी है, उनका मुंह हमको बंद नहीं कराना चाहिए, इसलिए इनको छूना नहीं चाहिए, इनको करने देना चाहिए जो भी नहीं, कहना वो चाहते हैं। आतंकी नहीं है, वो केवल अपनी जो उनका मन की बात है उसको रख रहे हैं। जैसे आतंकी कौन प्रधानमंत्री है फिर? अपनी मन की बात सही। रखते हैं, उसी तरह वो युवा वर्ग अपनी तो मन मैं की आपसे बात पूछूं रखता कि है। फिर आतंकी कौन है? आतंकी विचारधारा को समर्थन देने आतंकी वाला वो है- व्यक्ति अगर आतंकी आतंकी नहीं वो है है जो हमारे तो देश के आतंकी खिलाफ आखिर लड़ता है है। कौन? मैं एक छोटे से ये नौजवान ये देश के विचारधारा खिलाफ नहीं लड़ते है, हैं। ये वही विचारधारा है जो लड़ने से ज्यादा और नई नई विचारधाराओं को पैदा कर रही है। इस पर मैं चर्चा करूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें आप हमारे साथ।